अशोक साहब, आज आकाश आनंद जी की एक रैली थी। उस रैली के अंदर उन्होंने 10 साल के अंदर क्या करने वाली है बस, अगर देश की प्रधानमंत्री बनती हैं बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती, तो 10 साल का भविष्य कैसा होगा भारत का, वह बताएं। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश की उस 5 साल की सरकार को जो पूर्ण बहुमत की थी, मुझे याद है उसमें। और मैं ये पूर्ण विश्वास से कह सकता हूँ कि जो अगले 10 साल होंगे, यद्यपि अगर बहन जी अगर 2024 में, अगर क्या वो तो बनेंगी, 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगी, तो उसके बाद बहन जी ने जिस तरीके से सबसे पहले उनका काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होगा। जिस तरह उत्तर प्रदेश में जितने भूमाफिया माफिया या गुंडे मवाली जितने भी थे, डॉन फॉन, वो सारे मैदान छोड़ के भाग गए थे उत्तर प्रदेश की धरती को। उसी तरीके से भारत की धरती से तमाम जितने भी ये गुंडे मवाली हैं, बदमाश हैं, ये सारे मैदान छोड़ के भागने वाले हैं। और ये देखना कि 2024 की जो काउंटिंग होगी ना, उस चुनाव की, आम चुनाव की, तो जो ये लोग बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग जो सत्ता में हैं, वो तमाम इंग्लैंड या अमेरिका में बैठ करके उस रिजल्ट को सुनेंगे, क्योंकि उनको पता है कि बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। और उनको पता है कि प्रधानमंत्री बनते ही पहले वो तमाम लोग जेलों में होंगे। ये सब उनको पता है, इसलिए वो सारे लोग भारत की धरती से बाहर खड़े होकर के वहां पर जाकर के विदेशों में वहां पर रिजल्ट सुनने वाले हैं। और बहन कुमारी मायावती इस देश के अंदर 10 साल के अंदर इसको ऐसा महान देश बनाने वाली हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एजुकेशन का ढांचा उन्होंने तैयार किया, जो सपना देखा, जो जो नोएडा में दिखाई देता है, जो उन्होंने बालिका स्कूल बनाए, एकड़ों में स्कूल बनाए, जिसमें लोग तो आज स्विमिंग पूल बनाने का नाटक कर रहे हैं, उस समय उन्होंने स्विमिंग पूल से लेकर के वहां पर उनको हॉस्टल, बच्चों के लिए रहने के लिए बेहतर हॉस्टल्स और कैफेटेरिया, प्ले ग्राउंड, इतना एकड़ों में जमीन, और वहां पर बेहतर टीचर भर्ती करे, परमानेंट टीचर दिए। लोग तो बिल्डिंगें रेनोवेट करके और दिखा देते हैं उसमें संगमरमर लगा के कि देखो जी हमने स्कूल बढ़िया कर दिए, मगर उसमें पढ़ाएगा कौन? उसमें टीचर तो पक्के चाहिए भाई। टीचर नहीं होंगे तो ताजमहल में बच्चे को पढ़ा दो तो कैसे पढ़ेगा? वो पढ़ ही नहीं पाएगा बिना टीचर के। तो बहन जी ने सुंदर सुंदर स्कूल तो बनाए उस वक्त, और उन्होंने टीचर भी भर्ती करे, 1.5 लाख से ज्यादा परमानेंट टीचर भर्ती करे। तो ये तमाम ऐसा ढांचा जो शिक्षा का ये हब होगा, एक मिशन एजुकेशन चलेगा भारत के अंदर जो आज तक नहीं चला। अगले 10 साल जब बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी और 10 साल जो आगे का होगा, उस समय इस देश के 100% लोग साक्षर होने शुरू हो जाएंगे। और यहाँ तकनीकी एजुकेशन दी जाएगी। जो लोग अनपढ़ रहे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, उनको उनका हाथ का दस्तकार बनाया जाएगा, उनको स्किल्ड किया जाएगा, जिससे कि वो किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें। छोटे छोटे काम धंधे करके, व्यवसाय करके वो अपने ऊपर अपने सेल्फ, अपनी डिग्निटी के साथ, अपने सेल्फ आत्मसम्मान के साथ वो जी सकें, जिनके ऊपर की कोई शोषण ना हो, कोई पूंजीपति उनकी उनके श्रम की, उनकी उनकी मेहनत की कमाई को लूट ना सके, कोई उनके अधिकार को ना मार सके। इस तरह की व्यवस्था बहन जी करने जा रही हैं। इस देश के महान संविधान की सुरक्षा और उसको और शक्तिशाली करने के लिए बहन जी कड़े कदम उठाएंगी। एक आधुनिक भारत होगा अगले 10 वर्ष में, पूरी दुनिया के अंदर भारत का, उसमें चाहे व्यवसाय हो, चाहे रोजगार हो, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, एक खूबसूरत भारत का नव निर्माण होगा, जिसका सपना बाबा साहब ने देखा था, मान्यवर काशीराम जी ने देखा था, और जिसका सपना हमारे जितने भी महानायक हैं, महात्मा फूले से लेकर के बिरसा मुंडा से लेके तमाम जिन्होंने वो किया था, कोई किसी का अधिकार मार नहीं पाएगा, समानता की बात होगी। ये इतना 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 महान भारत बनेगा कि वो महान जो एक्चुअल में भारत बनना है, महान भारत, वो बहन कुमारी मायावती जी के हाथों से वो बनेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि बहन जी ने जो करके बताया ऑलरेडी, उसमें कोई झूठ बोलने की बात नहीं, क्योंकि उन्होंने करके बताया, ऑन रिकॉर्ड है। तो भारत एक नई दिशा में बढ़ने वाला है, खूबसूरत और वैज्ञानिक तकनीक की तरफ बढ़ने वाला है, अंधविश्वास और तमाम चीजों से मुक्त होगा भारत, मुझे ऐसी उम्मीद है। जी, आप थे हमारे साथ अशोक ज्ञानी, जिन्होंने बताया कि जो आर एस प्रवीण है, एक इस तरीके का विलिय व्यक्ति पैदा होता है जो समाज के लिए समर्पित होता है। यह लोगों को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसका एक कारण है कि जिस तरीके से उन्होंने इतनी बड़ी नौकरी छोड़ी, तो कहीं ना कहीं उनको एक पीड़ा थी कि मैं समाज में, सिस्टम में रह के शायद कुछ समाज का भला नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बाबा साहब ने भी कहा था कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर। तो उस पावर की को समझने के लिए आर एस प्रवीण ने सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया है और समाज को करके देखिए, दिखा रहे हैं। मेरी मेरी एक बात मैं कहना चाहता हूँ आखिरी। सर सर मेरी सर नजर में चौथे व्यक्ति हैं हमारे महापुरुष, जिनको मैं काउंट कर रहा हूँ। एक बाबा साहेब, जिन्होंने की नौकरी नहीं की 32 डिग्रियां लेकर के, उन्होंने उन्होंने समाज के लिए पूरा अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और उन्होंने नौकरी नहीं की।
उसके बाद मान्यवर कांशीराम जी, जिन्होंने अपनी वैज्ञानिक पद छोड़ा, नौकरी छोड़ी, त्याग पत्र दिया, तब उन्होंने बहुजन मूवमेंट शुरू किया। और उसके बाद बहन कुमारी मायावती, जिन्होंने सरकारी टीचर होते हुए नौकरी छोड़ी और वो राजनीति में कूद पड़ी, आजीवन अविवाहित रहीं और अपना सब कुछ त्याग दिया। उसी तरह अब ये चौथे मुझे दिखाई दे रहे हैं उस मूवमेंट के, कि जिन्होंने आईपीएस अधिकारी, कोई जरूरत नहीं थी, वो आईपीएस अधिकारी अपनी नौकरी छोड़ करके और बहुजन समाज पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया और उसके बाद उनका वहां तेलंगाना का मोर्चा संभाला। तो ये चौथे एक यूनिक लीडरशिप, बहुजन लीडरशिप मुझे दिखाई दे रही है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारी परिवर्तन होगा, परिवर्तन की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी इस देश पे राज करने की तरफ बढ़ रही है। जी। जितने भी साथी हमें देख रहे हैं, अगर वह चाहते हैं कि आरएस प्रवीण साहब विजयी मिले, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कम से कम 10 ग्रुपों में ज़रूर वीडियो को भेजें। और जिस तरीके से महापुरुषों की हम लोग बात करते हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बाबा साहब के बाद माननीय काशीराम साहब थे, उसके बाद बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया, समर्पित कर दिया, और उनका भी लास्ट कोटेशन और लास्ट स्पीचेज़ में भी आया था कि मैं अपने दम पर समाज के लिए आखिरी सांस तक लड़ूँगी, चाहे मुझे कितनी भी परेशानियाँ आएँ, कुछ भी हो, तो मैं इस उसको नहीं छोड़ूँगी। और आरएस प्रवीण साहब भी उन्हीं में से नज़र आते हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है समाज के लिए। एक गाना मुझे यहाँ पे याद आ रहा है, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो आरएस प्रवीण साहब आज अपनी लड़ाई पूरी लड़ चुके हैं, कल चुनाव है, आप सबों को देखना है कि चुनाव कहाँ होने चाहिए, कैसे होने चाहिए। यूँ तो देश में सबको मौलिक अधिकार है, वह अपनी स्वेच्छा से अपना चुनाव चुन सकता है, लेकिन सभी को चुनाव देने से पहले बाबा साहब का जो एक मूल मंत्र था, उन्होंने स्पीच नंबर 113 में कहा था, वन पार्टी, वन बैनर, वन लीडर। अगर बहुजन चाहते हैं कि उनके चेहरों पर पेशाब ना की जाए, उनके छोटे से बच्चे को पानी लेने से ना मारा जाए, या आपके भाइयों को अगर ऊँची मूंछ रख लेते हैं तो उनको ना मारा जाए, आप घोड़ी पे बैठ सकें। अगर ऐसे कामों से आप आज़ादी चाहते हैं, तो बाबा साहब की स्पीच नंबर 113 हमेशा याद रखनी होगी, वन पार्टी, वन बैनर, वन लीडर। जिस दिन हो जाएगा, उस दिन बहुजन समाज की सरकार बन जाएगी और तेलंगाना के अंदर शायद एक नया इतिहास रचने वाला है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।